नमस्कार दोस्तों, सार्थक विनर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मधुप मालवी है। मैं हिस्ट्री से नेट हूँ और फिलॉसफी से जेआरएफ हूँ। मित्रों, यहाँ पर यूजीसी नेट से संबंधित मैं प्रश्नों का डिस्कशन करूँगा और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूजीसी में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ इन प्रश्नों के आधार पर आगे की जो परीक्षाएं यूजीसी नेट की होंगी उनका भी उत्तर आप ठीक तरीके से देने में समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिपीट भी होते हैं, भले ही वो उस तरीके से रिपीट ना हो जैसे एक बार पूछे जा चुके हों। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मरण, बोध, विभेदीकरण, परावर्तित। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंशिएशन, रिफ्लेक्टिव। और इस प्रश्न का उत्तर देखने के लिए मैं आपको दूसरे पेज पे ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ शिक्षण के जो स्तर बताए गए हैं इसमें 3 स्तर हैं: स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, विमर्शी या परावर्तित स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें जो स्मृति स्तर के जो प्रस्तावक हैं वो हर्बर्ट हैं। और यहाँ दोस्तों मेन बात ये है कि मेमोरी लेवल में कंठस्थ करने पर बल दिया जाता है, यानी रटने पर बल दिया जाता है। कविता है, पाठ है, पहाड़े हैं, गिनती है, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं। और यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि विचार के लिए, तर्क के लिए कोई स्थान होता नहीं है और कक्षा में केवल शिक्षक ही इसमें क्रियाशील होता है। छात्र जो होता है निष्क्रिय रूप से केवल वो सुनता है और जो कक्षा का वातावरण होता है काफ़ी औपचारिक होता है। दूसरा लेवल है बोध स्तर का, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके जो प्रस्तावक हैं मॉरिसन है। समझ या बोध का ये स्तर है और इसमें शिक्षक छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। इसका उद्देश्य जो होता है वो इसका जो शिक्षण जो होता है उद्देश्य केंद्रित होता है, सूझबूझ से युक्त होता है। तीसरा जो स्तर है रिफ्लेक्टिव लेवल है, इसी को चिंतन स्तर भी कहते हैं। इसके प्रस्तावक हंट हैं और इसे शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो पहले के दोनों स्तरीय हैं यानी जो मेमोरी लेवल है और अंडरस्टैंडिंग लेवल है, दोनों ही स्तरों का समावेश होता है, तो इसका जो सर्वोत्तम स्तर माना जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो इसमें आप जान गए हैं कि स्मरण स्तर भी है, बोध स्तर भी है, परावर्तित भी है, विभेदीकरण नहीं है। तो उस तरह से इसका जो आंसर होगा वो विभेदीकरण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है। द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू। पहला है जानकारी प्रदान करना यानी इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरा है छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, आस्क स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स। तीसरा है अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल। और चौथा है चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट। दोस्तों यहाँ ये समझना होगा कि शिक्षण है क्या, टीचिंग है क्या। वास्तव में टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अध्यापक होता है, छात्र होता है। अध्यापक छात्रों से विषय वस्तु की जानकारी के बारे में चर्चा करता है और जो छात्र होते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को पूछते हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दोनों ही तरफ से संचार होता रहता है, कम्युनिकेशन होता रहता है। तो अगर आप इसमें ये देखेंगे पहले ऑप्शन पे, इसमें लिखा है जानकारी प्रदान करना। जानकारी प्रदान करना यानी शिक्षक जो भी जानकारी देगा वो छात्रों को देगा। तो इसमें अगर आप संचार की प्रक्रिया देखेंगे तो एक तरफा हो रही है, इसलिए इसका आंसर पहला नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि आप दूसरे आंसर पे चलेंगे, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना। छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना भी एक तरफा ही संचार की प्रक्रिया को ही बात कह रहा है। उसी प्रकार से अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना यानी जो तीसरा विकल्प है, इसमें भी संचार की प्रक्रिया एक तरफा हो रही है। यानी ये तीनों ही प्रक्रियाएं ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कि अध्यापन को सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में विकसित करने के लिए अपूर्ण है। चौथे में अगर आप बात करेंगे, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से यदि आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जब अध्यापक किसी भी चीज़ को लेकर चर्चा करेगा और उसमें भाग लेगा, चर्चा करने का मतलब है डिस्कशन करना, यानी दोनों ही तरफ से विचारों का आदान प्रदान होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा, सटीक आंसर, वो चौथा होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है?
प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, इसमें है पहला शिक्षक का संतोष, दूसरा है शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता, तीसरा है शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना, और चौथा है व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। दोस्तों यहाँ पहले ऑप्शन पे विचार कीजिए, शिक्षक का संतोष। देखिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन हमको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इसमें जो पहला जो दे रहा है वो है शिक्षक का संतोष। यहाँ पर शिक्षक का संतोष सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक के संतोष से ही केवल प्रभावी शिक्षण नहीं हो सकता। शिक्षक के संतोष से कहीं ज़्यादा ज़रूरी छात्रों का संतोष होता है, यानी छात्रों को जो भी विषय वस्तु अध्यापक के द्वारा प्रदान की जा रही है, जिसकी चर्चा की जा रही है, उसके बारे में उसको सही तरीके से जानकारी हो जाए। इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पर विचार कीजिए, इसमें ईमानदारी और प्रतिबद्धता वाली बात कही गई है, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता। देखिए दोस्तों, शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता ये शिक्षक के व्यक्तिगत गुण हो सकते हैं और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण गुण भी हैं। इसलिए ये शिक्षक के आवश्यक गुणों के रूप में तो इनको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इससे शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से संपन्न हो जाए ये भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसलिए दूसरा भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरे पे यदि आप आइए, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। निश्चित रूप से अगर क्लासरूम में शिक्षक छात्रों को पढ़ाएगा और उस विषय से संबंधित चीज़ों को समझाएगा तो शिक्षण कार्य प्रभावी होगा, इसलिए ऑप्शन सही होगा। अगर आप चौथे ऑप्शन पर विचार करें तो आपको ये लगेगा कि व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि। वास्तव में शिक्षक की व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति यदि रुचि है और शिक्षण कार्य प्रभावी भी हो जाए, ये दोनों ही चीज़ें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसलिए इसका जो आंसर होगा, सटीक आंसर, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? देखिए पहला है मूल्यांकन करना, दूसरा है जानना, तीसरा है समझना और चौथा है विश्लेषण करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? आपको कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में जानना है कि वास्तव में ये होता क्या है। इसको जानने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटी का में स्तर कितने होते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ इसमें स्तर कैसे हैं। यदि आप इसमें देखेंगे तो देर आर 6 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। इसमें जो पहला स्टेज है, ये क्रम से दिए गए हैं दोस्तों। पहला है इवेल्युएटिंग, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है एनालिसिस, चौथा है एप्लीकेशन, पांचवा है अंडरस्टैंडिंग और छठा है नॉलेज। इसलिए इवेल्युएशन, जिसका मतलब होता है मूल्यांकन, ये पहले नंबर पे है। इसलिए यदि आप क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन पे आप जाओगे, जो कि चौथा क्वेश्चन है, इसमें ये आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, तो इसका आंसर इवेल्युएटिंग हो जाएगा, यानी मूल्यांकन करना। ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग? डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। दोस्तों यहाँ ये समझना होगा कि वास्तव में जो अच्छा शिक्षण होता है उसके लिए ये चारों ही तत्व जरूरी होते हैं। निदान यानी डायग्नोसिस। वास्तव में अध्यापक जब कक्षा में आता है तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये हो जाता है उसको छात्रों की जो कमियां हैं उनके बारे में पता चले। इसलिए निदान के माध्यम से, यानी निदान एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से, डायग्नोसिस के माध्यम से उसको ये पता चलता है कि छात्रों में किस बात की कमी है और उन कमियों को जानना इसके अंतर्गत आता है। दूसरा यदि आप टूल देखेंगे उपचार है। उपचार के अंतर्गत क्या होता है? रेमेडी, जिसमें उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है निर्देश, डायरेक्शन, यानी अगर अध्यापन के दौरान छात्रों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, उन समस्याओं को दूर करने का कार्य अध्यापक अपने गाइडलाइन के द्वारा या मार्गदर्शन के द्वारा करता है। उनको किस दिशा में जाना चाहिए, इस बारे में वो अपने विचार प्रस्तुत करता है। चौथा है प्रतिपुष्टि।
फीडबैक। प्रतिपुष्टि देखिए एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अध्यापक जो उसने क्लासरूम में लेक्चर दिया है, बताया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे अध्यापक आया और उसने छात्रों को पढ़ाया, समझाया, उसके बाद में किसी भी विषय वस्तु, किसी भी टॉपिक के बारे में, अब अध्यापक उस टॉपिक से ही जो उसने पढ़ाया हुआ है उससे संबंधित प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछने के क्रम में उसको इस बात का पता चलता है कि जो उसने विषय छात्रों को पढ़ाया है उन विषय को छात्रों ने किस हद तक ग्रहण किया है। यानी प्रश्न पूछने के द्वारा वो वास्तव में फीडबैक प्राप्त करता है। तो जो अच्छा शिक्षण होता है उसमें ये चारों ही तत्व जरूरी होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ABCD, चारों ही सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि आप आए तो आप देखेंगे कि इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। निम्नलिखित में से शिक्षण की किस विधि में शिक्षार्थी की जो भागीदारी है उसको इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। यहाँ पर 4 प्रकार के दोस्तों मेथड की बात कही गई है और ये जानने की कोशिश की गई है कि वास्तव में जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी मतलब लर्नर्स यानी जो सीखने वाले यानी जो स्टूडेंट्स हैं, उसकी भागीदारी को, उसका जो पार्टिसिपेशन है उसको इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है। इसमें 4 प्रकार की विधि दी गई है। इसमें पहली विधि है परिचर्चा विधि यानी डिस्कशन मेथड। देखिए डिस्कशन मेथड में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, ग्रुप में लोग इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कई लोगों के डिस्कशन से ज्ञान का विकास होता है, उसका परिमार्जन होता है, परिवर्धन होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन जो परिचर्चा विधि की कमी होती है इसमें ये होती है कि इसमें जो भाग लेने वाले छात्र हैं उनका आकलन करना कठिन होता है, पहली बात। तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ये है कि युगित वार्ता सत्र विधि यानी बज सेशन मेथड। बज सेशन मेथड में भी कुछ विशेष छात्र ही इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और इस वजह से चूँकि इसमें सभी छात्र भाग नहीं लेते हैं इसलिए ये विधि भी बहुत ज़्यादा शिक्षार्थी की भागीदारी को, उनके पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा इष्टतम और पहलकारी बनाए रखने में समर्थ नहीं होगी। तीसरी है विचार विशेष की सत्र विधि यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मेथड। दोस्तों इसमें क्या होता है कि अध्यापक छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत करता है और उन समस्या को कैसे छात्र सुलझाते हैं इसको दूर करने का प्रयास इसमें किया जाता है। लेकिन इसमें भी सभी छात्र भाग लें ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए यह भी आंसर सही नहीं होगा। इसलिए तीनों आंसर सही नहीं होंगे। अब आ जाइए चौथे में परियोजना विधि। देखिए परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं के ऊपर विचार किया जाता है और उनके व्यवहारिक रूप में ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सबसे सशक्त विधि इन चारों में मानी जाती है जिसमें शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम बनाया जाता है, पहलकारी बनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर परियोजना विधि हो जाएगा। नेक्स्ट यदि आप बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, यानी जो कथन कहा गया है ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, और जो तर्क दिया गया है अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए, यानी लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम टीचिंग। देखिए पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है इसमें अगर आप देखेंगे सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, तो ये बात सही है क्योंकि शिक्षण का जो मेन उद्देश्य होता है वो अधिगम होता है, लर्निंग होता है। अगर आप देखेंगे कि शिक्षण में अध्यापक होता है, छात्र होता है और कोई पाठ्यक्रम होता है या विषय वस्तु होती है, इन तीनों की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहा जाता है और जो उसका मेन उद्देश्य होता है वो अधिगम होता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से उत्पन्न होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको शिक्षण क्या है ये तो आपको समझ में आ गया, अधिगम को भी समझना ज़रूरी होगा कि अधिगम वास्तव में लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो शिक्षण से हो भी सकता है और शिक्षण के अलावा अन्य तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो उसके बाद से ही चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है और आजीवन वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये जो सीखने का प्रोसेस होता है इसी को अधिगम कहते हैं।
लर्निंग कहते हैं, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, उसको उपयोगी होने के लिए शिक्षण से उत्पन्न हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आवश्यक रूप से शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से इस कथन को हम मान्य नहीं करते हैं। इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं होता। इसलिए इसका आंसर अगर आप देखेंगे ए सही है लेकिन आर गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया पाएंगे, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, क्वेश्चनिंग, यूजिंग स्टूडेंट्स आइडियाज़ एंड कंट्रीब्यूशन, यानी संरचना, अनुदेशनात्मक विविधता, प्रश्न पूछना, विद्यार्थी के विचारों एवं अवदान का अनुप्रयोग। यहाँ पर दोस्तों जानना ये ज़रूरी होगा कि वास्तव में प्रभावी शिक्षण होता क्या है, यानी जो आपका प्रमुख प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार होता क्या है ये जानना ज़रूरी होगा, यानी की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग होता क्या है। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि 5 की बिहेवियर्स की बात कही गई है, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, दूसरा है लेसन क्लैरिटी, तीसरा है टीचर टास्क ओरिएंटेशन, चौथा है एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, पांचवा है स्टूडेंट सक्सेस रेट। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि वास्तव में जो इसमें जो बात कही गई है वो इंस्ट्रक्शनल वेराइटी की बात कही गई है, जिसको हिंदी में अनुदेशनात्मक विविधता है। दोस्तों यहाँ ये ज़रूरी होगा आपको समझना कि यदि आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश टर्म को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हिंदी में चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं होती हैं और उसका ट्रांसलेशन होता है वो बहुत अच्छा नहीं किया जाता है। तो इसलिए उसकी हिंदी से ज़्यादा ज़रूरी आपको इंग्लिश में समझना हो जाता है। और ये जो 5 की टीचिंग बिहेवियर है जो मैंने अभी आपको दिखलाया है, उससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आपको उसके बारे में भी उसको नोट कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें यह है, मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोटस्की की तरह सुझाई गई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अवधारणा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करती है? Which of the following indicates the concept of zone of proximal development (ZPD) as suggested by psychologist Lev Vygotsky? ये दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो पहला ऑप्शन कह रहा है एक शिक्षार्थी का मस्तिष्क बाल्यावस्था में तेज़ी से विकसित होता है, दूसरा है एक शिक्षार्थी प्रभावी ढंग से सीखता है यदि उसे वास्तविक उदाहरणों के साथ सिखाया जाए, तीसरा इससे यह प्रदर्शित होता है कि एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बगैर भी सीख सकता है, और चौथा है बच्चे के समुचित विकास के लिए मित्रों का दायरा बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर आपको लेव वाइगोत्स्की की जो अवधारणा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वास्तव में इन्होंने जो अवधारणा शिक्षा के संबंध में बताया है वो ये बताया है, एक बालक जो होता है वास्तव में उसके सीखने के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर वो स्तर होता है जहाँ पर वो अपनी क्षमता से सीखता है, और दूसरा स्तर वह स्तर होता है जहाँ पर वह दूसरे की सहायता से किसी के मार्गदर्शन में निर्देशन में चीज़ों को सीखता है। इन दोनों के बीच का जो स्तर होता है वास्तव में यही स्तर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास की अवधारणा को जन्म देता है। यानी अगर आप तीसरे ऑप्शन पे चलेंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ दिखाई देगी कि इससे यह प्रदर्शित होता है कि एक शिक्षार्थी यानी एक लर्नर, एक स्टूडेंट सहायता के साथ और सहायता के बगैर भी सीख सकता है, सहायता के साथ सीख सकता है, सहायता के बगैर भी सीख सकता है, और इन दोनों का जो जेडपीडी की अवधारणा है वो इसी के अंतर्गत आ जाती है। दोस्तों मैं आपके सामने इसी तरीके के कुछ अन्य प्रश्न भी बीच बीच में लाता रहूँगा, कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करता रहूँगा और यूजीसी नेट के आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करता रहूँगा, जिससे आपकी अवधारणा क्लियर हो जाए, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है इसका ढंग पता चल जाए। क्योंकि मेरा जेआरएफ है और मैं हिस्ट्री से भी नेट हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से आइडिया है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, और वास्तव में कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एज इट इज़ तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से यदि आपको कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये ज़रूर पता चल जाता है कि वास्तव में क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है
और इस तरह के जो प्रश्न हैं जिसमें आपका मैंने अभी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न बताया है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड के भी प्रश्न मैं इसी तरह से बताता रहूँगा। जहाँ से आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके रहते हैं उन क्वेश्चन के बेसिस पे आप अन्य जो प्रश्न होते हैं उनको आप सॉल्व करने वाली स्थिति में आप सक्षम होते हैं। इसलिए आपसे मैं बीच बीच में ये कुछ ना कुछ वीडियो भेजता रहूँगा। आप प्लीज़ सार्थक मिरर क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।